जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीएस 3 पीवाईक्यू सीरीज। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने लास्ट 5 साल के पीवाईक्यू एनालिसिस किया था और देखा था कि कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। आज से हम एनालिटिक्स से टीचिंग मोड में इंटर करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए, हम पूरा सिलेबस कवर नहीं करने वाले। हम सिर्फ हाई रिटर्न क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। So today's video we will cover two most important topic. First topic is democracy and development in India, and second topic is caste inequality, caste and democracy. तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया ये टॉपिक क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 5 बार इस पर क्वेश्चन पूछे हैं इसलिए। और कास्ट इनइक्वालिटी, कास्ट एंड डेमोक्रेसी पर हमें 6 बार क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ठीक है, 6 बार। इसका मतलब साफ है, एग्जामिनर इन क्वेश्चंस को सेफ स्कोरिंग एरिया मानता है। और अगर आप एमपीएस 3 को एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से पढ़ना चाहते हैं तो इन क्वेश्चंस को इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे टॉपिक फर्स्ट, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। अब पहले क्वेश्चन को क्लियरली देख लेते हैं। डिफरेंट ईयर, डिफरेंट ईयर, क्वेश्चंस डिफरेंट है, बट वर्डिंग चेंज है सिर्फ। कोर कंसेप्ट इनका क्या है? डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। देखो, क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, फिर इवोल्यूशन बोला, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। फिर क्या पूछा उन्होंने? इवोल्यूशन, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस। फिर क्या पूछा है? डिबेट ऑन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। इन पूरे क्वेश्चन से हमें यही पता चल रहा है कि एग्जामिनर वर्डिंग चेंज कर रहा है, बट जो भी कोर कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या है? डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि एग्जामिनर की कोर डिमांड क्या रहती है। देखो, एग्जामिनर अपने से नहीं चाहता कि आप क्वेश्चंस डेफिनेशन लिखो या फिर क्वेश्चंस कंपैरिजन, ओपिनियन, ऐसा कुछ नहीं चाहता। एग्जामिनर डजंट वांट दिस। व्हाट एग्जामिनर एक्चुअली वांट, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट का इंटरैक्शन, डिफरेंट फेजेस में उनका रिलेशन कैसा था, उनके दरम्यान इंडियन स्टेट की भूमिका क्या थी। यानी कि एग्जामिनर इंटरेस्टेड है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैसी हुई थी, फिर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसा हुआ, स्टेट की मीडिएटिंग रोल। इन तीनों को लिंक करके आंसर, मतलब एग्जामिनर से ज्यादा मार्क लेना। अभी हम देखेंगे एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करेंगे वो भी देखेंगे। तो क्वेश्चन है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, अभी यही क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा फिरा के इस तरह से भी पूछ सकता है कि परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, या फिर इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। देखो, इंट्रोडक्शन में एक तो आपको ज्यादा फिलोसोफर नहीं बनना और आपको ज्यादा फैक्चुअल भी नहीं करना। आपको क्लियर करना है कि इंडिया ने डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट साथ साथ एडॉप्ट किए। पोस्ट कॉलोनियल कंटेक्स्ट में ये एक्सपेरिमेंट यूनिक था। अगर ये एक्सपेरिमेंट यूनिक है तो उसके आउटकम भी कैसे रहेंगे? यूनिक रहेंगे, मिक्स रहेंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो समझ लो, इंडिया में डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट का रिलेशन हमेशा से एक सेंट्रल डिबेट रहा था। इंडिपेंडेंट के बाद, मतलब 1947 के बाद, इंडिया ने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ स्टेट लेड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने का रास्ता चुना था, विच इज यूनिक। अनलाइक मेनी पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज, कौन कौन से कॉलोनियल सोसाइटीज थे? पाकिस्तान था, फिर म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल। इंडिया सक्सीडेड इन सस्टेनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। देखो, 1950, इस एरा में डीकोलोनाइजेशन एरा चल रहा था। तब काफी कंट्रीज बने थे, डिफरेंट कंट्रीज आर
क्रिएटेड, और उन सभी कंट्रीज ने डेमोक्रेसी को अप्लाई अप्रोच किया था। बट जितने कंट्रीज थे, जैसे अभी हम अपना नेबरहुड देखेंगे, भारत के साइड में पाकिस्तान है, फिर नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अ, उसके बाद बांग्लादेश है। अभी बताओ, बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है? पाकिस्तान में है क्या? म्यांमार में है क्या? नहीं है ना। क्योंकि देखो, हर हर कंट्री डेमोक्रेसी को सस्टेन कर ही नहीं पाई। बट इंडिया, बावजूद कि हम पावर्टी थे, हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी थी, सोशल डाइवर्सिटी थी, बट स्टिल वी सस्टेन अवर डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। तो अभी इसी चीज को मॉडल आंसर में कैसे लिखना है वो देखेंगे। तो पहले अपन मॉडल इंट्रोडक्शन देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड थीम इन इंडियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स। अभी उससे कनेक्ट कैसे किया है देखो। आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 के बाद, इंडिया अडॉप्टेड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इंडिया ने क्या किया? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया विद अ स्टेट लेड strategy of economical development, which is unique. Unlike many post-colonial societies like Pakistan, Bangladesh, they are failed, but India succeeded in sustaining democratic institution despite poverty, inequality, and social diversity. बिकॉज देखो, 1947 में ब्रिटिशर लूट्स अस। ठीक है। उन्होंने इतना लूट के गए थे कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री। ठीक है। और बाकी तो इनइक्वालिटी थी, सोशल डाइवर्सिटी वो तो थी, इसलिए तो इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है। फिर आगे लिखेंगे, द इंटरैक्शन बिटवीन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन इंडिया हैज इवॉल्व थ्रू डिफरेंट फेजेस। अभी डिफरेंट फेजेस मतलब हमने यहाँ पे बॉडी पार्ट में क्या लिखना है वो थोड़ा सा अभी कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे। एंड हैज प्रोड्यूसेस मिक्स्ड आउटकम। ठीक है। क्योंकि अप्रोच ही अपन लोगों का जो अप्रोच था वो ही डिफरेंट था। ठीक है, यूनिक था, तो आउटकम तो ऑब्वियसली मिक्स ही आने वाले हैं ना, कुछ अच्छे आएंगे कुछ बुरे आएंगे। अभी देखो, बॉडी पार्ट में हमें क्या लिखना है? डिफरेंट फेजेस लिखना है। तो सबसे पहले देखो, बॉडी पार्ट में पॉइंट वाइज लिखोगे तो ज्यादा मार्क मिलेंगे। ठीक है। तो पहला पॉइंट, फेजेस पहले एक्सप्लेन करना है हमें, तीन फेजेस को। ठीक है। तो पॉइंट वन डाल के वहां पे लिखना, फेज 1947 से लेके 1967। देखो, इस फेज में हुआ क्या था? तो इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, पाकिस्तान के साथ 1948 में थोड़ा सा एक वॉर हो गया। उसके बाद 1951 से लेके 1960 अपने दो क्या हुए, 5 ईयर प्लान्स आ गए। 1962 में इंडिया चाइना का वॉर हुआ। 1963 जवाहरलाल नेहरू इनका डेथ हुआ। फिर 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ। इसी टाइम पीरियड में 3 बार फेमाइन आ गई इंडिया में। फिर 1966 में ताशकंद इंसिडेंस हुआ, आपको पता है क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री इनकी डेथ हो गई। ठीक है। अभी ये पूरे इंसिडेंट्स में स्टिल अवर डेमोक्रेसी स्टेबल थी। ठीक है, अपनी डेमोक्रेसी स्टेबल थी। तो हमें एग्जामिनर वही चाहता है कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल consequences थे, स्टेट एक्ट एज अ मीडिएटिंग फोर्स बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। क्योंकि सेकंड 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में काफी अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिली थी। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, एग्रीकल्चर फील्ड भी अच्छी बनने चालू हो गई थी। जो रेलवे पर ट्रीज थे वो डबल होने लगे थे। कोल कोल माइनिंग इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब कोल माइनिंग नेक्स्ट लेवल पे चला गया था। उसके बाद एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन 1947 से लेकर 1967 के फेज में हुआ था, वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ने डेमोक्रेसी को मजबूती दी, यानी कि वोटिंग राइट। अभी सेकंड फेज में क्या हुआ? 1967 से लेकर 1990। अभी देखो, 1967 से लेकर 1990 में काफी चीजें हुए। ठीक है। इंटरनल पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी काफी हद तक चालू हो गई थी। ठीक है। फिर 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, रिलीजियस ग्रुप बनना चालू हो गए थे।
फिर लाइसन राज तो था ही। तो एग्जामिनर क्या चाहता है हमें, वो चाहता है कि पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस का ब्रेकडाउन, फिर राइज ऑफ सोशल ग्रुप्स एंड आइडेंटिटी असर्शन, फिर इकोनॉमिक इकोनॉमिक मैनेजमेंट और डेमोक्रेटिक प्रेशर के बीच टेंशंस। फिर थर्ड फेज में एग्जामिनर चाहेगा 1991 ऑनवर्ड। तो 1991 में क्या हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म हुए थे। वर्ल्ड जो बाइपोलर था अभी यूनिपोलर हो गया, क्योंकि यूएसएसआर कोलैप्स था। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो एग्जामिनर चाहेगा कि आप वहां पे लिखो कि शिफ्ट टूवर्ड लिबरलाइजेशन एंड मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी लिबरलाइजेशन के कारण क्या हुआ, स्टेट का जो रोल था वो रिड्यूस हो गया। इकोनॉमिकल रिफॉर्म के साथ पॉलिटिकल इंपावरमेंट भी थोड़ी सी कम हो गई, बट ग्रोइंग गैप बिटवीन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिकल इंक्लूजन होना चालू हुआ। तो इसके कारण क्या हुआ, जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी थी वो स्ट्रांग होने चालू हो गई, बट इकोनॉमिकल इंक्लूजन अनइवन रहा। ठीक है। अभी इसे किस तरह से लिखोगे आप, तो बॉडी पॉइंट वाइज लिखना है। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, 1947 से लेके 1967। अभी ये चारों पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया है। फिर सेकंड पॉइंट में डालोगे 1967 से लेके 1990, ये पॉइंट लिखोगे आप वहां पे। देखो ये अभी अपन लोगों ने डिस्कस किया, इसलिए मैंने यहाँ पे और डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। 1990 ऑनवर्ड क्या हुआ, एलपीजी रिफॉर्म्स, थर्ड पॉइंट डाल के आपको सब पॉइंट्स ये लिखने हैं। फिर फोर्थ पॉइंट में आप क्या डालोगे, प्रोसीजरल वर्सेस सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। ठीक है। देखो प्रोसीजरल डेवलप डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, इलेक्शन, इंस्टीट्यूशन रिमेन स्ट्रांग। और सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी मतलब क्या, इक्वेलिटी, इंक्लूजन, ये क्या हुए थे, वीक ड्यू टू इनइक्वालिटीज। तो आपको फोर्थ पॉइंट में ये डालना है। ठीक है। आप लोगों का अभी इंट्रोडक्शन भी हुआ, बॉडी पार्ट भी हो गया, अभी बचा है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, तो देखो पहले तो एक्सट्रीम वर्ड्स को अवॉइड करो, एक्सट्रीम वर्ड लिखने ही नहीं है। जैसे कि डेमोक्रेसी फेल हुई, डेवलपमेंट फेल हुआ, नहीं ऐसा नहीं लिखना। इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव टू राइट डेमोक्रेसी सर्वाइव प्रोसीजरली, डेमोक्रेसी अनइवन रहा, सॉरी डेवलपमेंट अनइवन रहा, स्टेट की जो मीडिएटिंग करने की कैपेसिटी थी वो वीकर हो गई। ठीक है। तो अभी आइडियली कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, thus democracy and development in India have moved together as well as tension with each other। देखो मूव भी हो गया, मूव होने के साथ टेंशन भी थे। ठीक है। while democracy has survived, while democracy has survived and expected procedural economical development has remained uneven, the weakened capacity of the state to mediate between market forces and democratic demands has created new challenges. The relationship between democracy and development in India therefore remains complex and contested। ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर को लिख सकते हो। देखो दोस्तों, आप ये आंसर देखने के बाद एक या दो बार खुद के वर्डिंग में लिखो, क्योंकि आप जब तक लिखोगे नहीं तब तक आपको ज्यादा इम्पैक्ट महसूस होगा भी नहीं। ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सेकेंड टॉपिक है कास्ट इनइक्वालिटी, कास्ट एंड डेमोक्रेसी। अभी ये जो टॉपिक है इस पर 6 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कैसे, किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखो सोशल इनइक्वालिटी विद रेफरेंस टू कास्ट हायरार्की, रोल ऑफ कास्ट, फिर रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड क्लास पॉलिटिकल प्रोसेस, उसके बाद नेचर ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी, फिर से कास्ट इनइक्वालिटी, और फिर आया कास्ट इनइक्वालिटी। देखो वर्डिंग फिर से चेंज किया, कोर कंसेप्ट वही है। ठीक है। तो इस टॉपिक पे एग्जामिनर अपने से क्या डिमांड करता है, यहां पर एग्जामिनर हमसे चाहता है कि कास्ट को सिर्फ सोशल सिस्टम मत बनाइए, कास्ट को
पॉलिटिकल रियलिटी के रूप में समझाना चाहिए। किस तरह से हम समझाएंगे फिर? कास्ट एज हायरार्की, ठीक है, कास्ट एज अ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कास्ट एज अ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन टूल। क्योंकि एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो आपके पास और आप लिंक कर पाओ किन किस के बीच में, कास्ट में, डेमोक्रेसी और इनइक्वालिटी के बीच में। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखेंगे हम। क्रिटिकल एग्जामिन द नेचर ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी इन इंडिया। नेचर ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी, इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर पूछ सकता है कि रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट, क्लास एंड पॉलिटिकल प्रोसेस, या फिर सोशल इनइक्वालिटी विद रेफरेंस टू कास्ट हायरार्की। देखो, मैंने सिर्फ वर्डिंग चेंज किया है, कोर कंसेप्ट वही है। तो अब हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वेलिटी के बावजूद, कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वेलिटी के बावजूद कास्ट इनइक्वालिटी कंटिन्यू करती थी, करती है, और यह इनइक्वालिटी डेमोक्रेसी को शेप करती है, पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन को क्या करती है, अफेक्ट करती है। बस इतना क्लियरिटी दिखाओ इंट्रोडक्शन में, अपना काम बन जाता है। अभी आइडियली इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है? Caste inequality has become a persistent feature of Indian society and has deeply influenced the function of democracy in India. Despite, connecting word देखो, despite constitutional commitment to equality and social justice, the caste-based hierarchy continue to shape access to resources, power and political participation. The interaction between caste and democracy has therefore produced both democratic expansion and social inequality। ठीक है, पूरे पॉइंट हम अपन लोगों ने बैलेंस अप्रोच में कवर किए हैं। ठीक है, अभी ये हुआ इंट्रोडक्शन। बॉडी पार्ट में हम क्या लिखेंगे? अभी बॉडी पार्ट में फिर से हमें पॉइंट वाइज लिखना है, 4 से 5 मेन पॉइंट और उसके सब पॉइंट लिखने। तो पहले पॉइंट हम लिखेंगे, कास्ट चल रहा है तो पहले नेचर ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी बताएंगे उनको, जैसे कि थोड़ा सा हायरार्की के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर अनइक्वल एक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद कास्ट एंड कॉलोनियल मॉडर्निटी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉलोनियल टाइम के बाद तो काफी चेंजेस हुए हैं। जैसे कि इसमें लिखेंगे आइडेंटिटीज क्रिस्टलाइज्ड, फिर लिखेंगे कास्ट बिकम पॉलिटिकल। थर्ड पॉइंट लिखेंगे इंपॉर्टेंट वाला, कास्ट एंड क्लास। कास्ट एंड क्लास में क्या क्या लिख सकते हैं? तो ओवरलैप एट एक्सट्रीम लेवल, फिर परसिस्ट परसिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी। परसिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी को आगे कंटिन्यू में लिखेंगे कास्ट एंड डेमोक्रेसी। कास्ट एंड डेमोक्रेसी में क्या क्या हुआ? कास्ट और डेमोक्रेसी, कास्ट का इंपैक्ट कैसा हुआ डेमोक्रेसी पे? तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कास्ट, वोट बैंक, ठीक है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स, etc पॉइंट वी विल कवर इन दिस बॉडी पार्ट। अभी बॉडी पार्ट का कैसे लिखेंगे? नेचर ऑफ कास्ट, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे नेचर ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी, हायरार्कियल सोशल ऑर्डर, इनइक्वालिटी इन स्टेटस, पावर, रिसोर्सेज, परसिस्टेंस डिस्पाइट लीगल इक्वालिटी। सेकंड पॉइंट में क्या डालेंगे? कास्ट, कास्ट में ट्रेडिशनल वर्सेस कॉलोनियल मॉडर्निटी। तो इसमें हम लिखेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्टोरिकल, ब्राह्मणिकल हायरार्की वाज अ हिस्टोरिकल लेगेसी, colonial rule, institutional caste identities and caste become political category। ठीक है, पॉलिटिकल कैटेगरी। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे कास्ट एंड क्लास ओवरलैप हो गए एट टॉप एंड बॉटम लेवल, अपर कास्ट डोमिनेट रिसोर्सेस,
एंड लोअर कास्ट लार्जली लैंडलेस, क्योंकि पूरे रिसोर्सेज कौन लेता था? अपर कास्ट ले रहा था। फोर्थ पॉइंट, कास्ट एंड डेमोक्रेसी। कास्ट एंड डेमोक्रेसी में क्या लिखेंगे हम? पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ कास्ट, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कास्ट, वोट बैंक पॉलिटिक्स, साइमल्टेनियस रीइंफोर्समेंट ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इस तरह से बॉडी पार्ट खत्म करेंगे। बॉडी पार्ट के बाद हम लिखेंगे कंक्लूजन। देखो कंक्लूजन में क्या दिखना चाहिए? कंक्लूजन में दिखना चाहिए कि डेमोक्रेसी ने कास्ट वॉइस को रेज किए करने में मदद किया है। बट देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने कास्ट वॉइस रेज किया, लेकिन स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी खत्म नहीं कर पाए। तो किस तरह से हम कंक्लूजन करेंगे? तो हम बताएंगे प्रोसीजरल डेमोक्रेसी स्ट्रांग थी, इलेक्शन इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग थे, बट सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी वीक थी। ठीक है, कैसे थी सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी? वीक थी। आइडियली हमें ऐसा लिखना है कि कास्ट इनइक्वालिटी कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस इंडियन डेमोक्रेसी बाय शेपिंग पार्टिसिपेशन, representation, access to development. While democratic politics has enabled marginalized castes to assert themselves, it has not eliminated structural inequality. The persistence of caste-based disparities highlight the limitations of procedural democracy and the need for substantive democratic outcome. ठीक है, एंड द नीड फॉर सब्सटेंटिव डेमोक्रेटिक आउटकम। इतना लिख के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी देखो दोस्तों, ठीक है, हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए आज। ओके, आपको इन दोनों क्वेश्चन को एक से दो बार खुद के वर्डिंग में लिखना है। ठीक है, अगर आप लिखोगे तो आपको और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि देखो टाइम कम है अपने पास, और वी आर ओनली फोकसिंग ऑन क्वेश्चंस और उसका आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि इतना टाइम है ही नहीं कि हम पूरा सिलेबस कवर करें। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर फेडरलिज्म, फिर जुडिशरी कवर करेंगे, और पार्लियामेंट के बारे में। मैं फिर से बोलूंगा आपको, लिमिटेड क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क अप्रोच। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स का अप्रोच रखो, यही सही तरीका है इस टाइम पीरियड में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। अगर देखो आपको कुछ सजेशन देना है, मुझे कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।